अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HAR न्यूज़ से मैं हूं हाफिज़ असदुर रहमान। मुल्क पाकिस्तान में गरीब आवाम के लिए एक अजीब हालात बनने जा रहे हैं, क्योंकि जो मिडिल क्लास तबका है वो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहा है और हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल की शक्ल में एक नया बम गिराने का फ़ैसला कर लिया है। ये किस तरीके से आवाम को मुतासर करेगा, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ ही 27 जुलाई 2026 को कश्मीर के अंदर होने वाले आम इंतखाबात पर बात करते हैं। और इसके साथ साथ जो एक बड़ा एक इवेंट हो रहा है खेलों की दुनिया में, उसके रिलेटेड भी बात करेंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ सर वसीम राजा साहब मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी हाँ साहब, आप कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले हम महंगाई की बात करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम के रिलेटेड जिस तरीके का एक नया स्ट्रक्चर लेके आए हैं कि ये जो बम है ये दिन ब दिन हर दिन गिरेगा, किसी दिन कम गिरेगा, किसी दिन ज़्यादा गिरेगा। आप इसको कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेट्रोलियम प्राइसेस में साहब जो गवर्नमेंट ने इसका रिवीजन का तरीकाकार उसमें तब्दीली लेकर आए हैं। वो कहते थे ना, पहले माहाना, फिर 15 दिन के बाद, फिर हफ्तावार, अब रोज़ाना। अब रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तानी कौम को एक गैर यकीनी सूरत हाल का सामना रहेगा। अब सुबह आप उठते थे, आप देखते थे कि भाई बाहर मौसम कैसा है। अब जब आप सुबह उठेंगे और देखेंगे कि आज जो पेट्रोल का रेट क्या है, जो आपको पता है जो पेट्रोल है जो हमारी एक प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन की ज़्यादा इस्तेमाल में है, जो 2 व्हीलर्स बाइक यूज़ करते हैं, रिक्शाज हैं और जो छोटी गाड़ियों वाले हैं और जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनका जो है पेट्रोल के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ है और उनको ज़्यादा इसकी तंगी भी महसूस होगी। और ये ऑलरेडी एक पिसा हुआ तबका है जिसको एक और इम्तहान में डाल दिया गया है। और जब अब देखते हैं कि इसका मकसद क्या है। इसके पीछे गवर्नमेंट ने जब 15 दिन के बाद और फिर 1 हफ्ते के बाद रिवाइज़ करने का जो मैकेनिज़्म है, इसको चेंज इसलिए किया है कि गवर्नमेंट ने, जब आपको पता है कि जब 28 फरवरी को जंग होती है ईरान अमेरिका के दरमियान, तो एकदम से जंप करके जो है ना 150 के रुपये के करीब जो है ना इसके प्राइस में इजाफा किया था। तो गवर्नमेंट को एक बड़ा जो है ना तनकीद का सामना था। अवाम ने सोशल मीडिया पे जहां आप देखें कि गम गुस्सा पाया जाता था अवाम में। अब दोबारा से आपको पता है ईरान और अमेरिका के दरमियान वो जो मेमोरेंडम ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग था वो इट्स नॉट वर्किंग, वो फेल हो गया। ट्रंप ने कह दिया टू मी इट्स ओवर, मेरे लिए जी ये ख़त्म हो गया। तो अब दोबारा से गवर्नमेंट को पता है कि जो सप्लाई है, ऑयल की सप्लाई है, पेट्रोलियम की सप्लाई है, उसमें डिसरप्शन आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ वो फिर बंद होने जा रहा है। तो हमें कुछ ना कुछ तो, पहले तो उन्होंने जंग शुरू होने से होते ही 150 रुपया बढ़ा दिया था। अब दोबारा से वो वाली तनकीद का सामना वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आवाम जाने और पेट्रोलियम की इंटरनेशनल प्राइस जाने। तो अब किया ये गया है कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पे इसकी प्राइसिंग होगी डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी आवाम की पॉकेट पे। अब सर इसके साथ मुझे ये चीज़ ऐड मैं करता जाऊं कि भाई पेट्रोल तो महंगा होगा, जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर हालात बने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में बनेंगे। आम आवाम पहले भी उन्होंने इस चक्की में वो पीसी है आवाम, अब दोबारा पीसी। तो सर इसका एक कोई हल नज़र आ रहा है? कौन सा हल है कि जो आवाम इसको अपनाए और इस चीज़ से जान ही छुड़ा ले अपनी? एग्जैक्टली इससे पहले तो गवर्नमेंट ये कर रही थी कि गवर्नमेंट जो भी बाइंग करती थी इंटरनेशनल पेट्रोलियम प्राइसेस की, अगर उसमें कोई ऊंच नीच आती थी तो 15 दिन का एक विंडो ओपन होता था। गवर्नमेंट उस शॉक्स को, प्राइस चेंज को ऑब्जॉर्ब करती थी खजाने में से, पब्लिक एक्सचेकर से। अब ये है कि पब्लिक के जो एक्सचेकर को ख़जाने से वो जो एक उसको बचाने के लिए उन्होंने ये सारा बोझ आवाम पे डाल दिया है। अब आम आवाम जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, रिक्शाज हैं, एक छोटी गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए भी अब जो है ना सोचने की ज़रूरत है कि उनको ज़्यादा जो तकिया अपना गवर्नमेंट पे की तरफ नहीं दिखना चाहिए, पेट्रोल पे ज़्यादा तकिया नहीं करना चाहिए। जितने भी ये जो कंबस्टिबल इंजन बेस्ड व्हीकल्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं इंजन बेस्ड, इनसे स्विच करना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। जिस तरह एक बटन बेस्ड मोबाइल फ़ोन से हमने ट्रांजिट जो सफ़र किया स्मार्टफोन की तरफ, तो अब हमें फौरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना चाहिए जो सोलर से आप चार्ज कर सकते हैं। और पेट्रोल से जो कंजप्शन है इसकी सारी इंपोर्ट बिल पाकिस्तान का वो भी काम आएगा। जितना भी ज़र मुबादला है पाकिस्तान, आपको पता है 50 से 75 मिलियन लीटर जो है पाकिस्तान की कंजप्शन है, इस पे हमें डिपेंडेंस कम करने की ज़रूरत है और फौरी स्विच करने की ज़रूरत है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मौजूदा वक्त में हमें अगर अपने आप को थोड़ा सा रिलीफ देना है तो उसके लिए हमें
ये जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं जैसे इलेक्ट्रिक बाइक्स है उसकी तरफ आना चाहिए। सर इसके साथ साथ मैं एक चीज़ ये भी महसूस कर रहा हूँ कि अगर रोज़ाना बेस पे पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो हमारे जो लोकल सफ़र कर रहे हैं तो फिर बसेस के किराए, ये जो दूसरे रिक्शा चिंची वगैरह है वो एक दिन बोलेगा भाई मेरा 50 रुपये, दूसरे दिन 70 रुपये कर देगा। और हम पहले भी क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, हम मुख्तलिफ जो चीज़ें उनके ऊपर सफ़र करते हैं, कभी बस पे करते हैं, कभी तो हम ये चीज़ें देख रहे होते हैं। वहाँ पे जो कंडक्टर हैं वो लोगों के साथ अक्सर उनकी ना बहस मुबासा हो रहा होता है इसी चीज़ पे, यार फ़लाँ दिन तो आपने इतना किराया लिया था आज, तो फिर ये चीज़ें हमें रोज़ाना देखने को मिलेंगी। तो ये भी एक आम जो आदमी है उसकी दिहाड़ी लगी है नहीं लगी, उसने कुछ कमाया है नहीं कमाया, वो भाई एक दिन 50 देगा, 2 दिन 70, 30 दिन 150 देना पड़ेगा। ये काफ़ी आपको नुकसान नज़र आ रहा है। जो ना एक वैलिड पॉइंट आप सब आपने उठाया है कि हम पहले ही जो है ना उन लोगों के जो है हाल पर जो हमारे साथ वो खेल रहे हैं कि देखें कि अगर पेट्रोल जो हम किराया देते हैं वो डेली बेसिस पे एक गैर यकीनी सूरत जब रहेगी। आज जब पेट्रोल का रेट बढ़ गया है तो वो किराया बढ़ा दिया जाएगा। अगर वेरी नेक्स्ट डे जो आपके फ्यूल की प्राइस कम हुई है वो कम नहीं करेंगे। तो ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल जो पहले ही है, जो आप रोज़मर्रा की जो शायद ज़रूरियात है आप देखते हैं कि अपनी मनमानी की जा रही है, हर चीज़ में गवर्नमेंट का कहीं चेक नहीं है। अब उस पर और जो है ना ये चीज़ कर दी गई है कि जो भी एक मुर्गी बेचने वाला है, एक रिक्शा चलाने वाला है, वो खुद ये जो डेली बेसिस पे तयन करेगा कि भाई आज तो मैंने जो है ना इतना किराया कर देना, पेट्रोल बढ़ गया है, तो अगले दिन जब कम करना होगा वो नहीं करेगा। तो ये गैर यकीनी सूरत हाल में और इजाफा हो गया। इसमें जो मौजूदा हुकूमत है उसकी नाकामी तो फिर हमें सामने नजर आ रही है। किसी भी चीज़ के ऊपर जब उनका कंट्रोल नहीं होगा, किसी से भी बात करेंगे भाई तूने ये रेट इतना किया, सरकारी रेट तो ये है, वो कहेगा भाई मुझे तो पेट्रोल इतने का मिला है उसकी वजह से मैंने ये किया, तो ये तो फिर नाकामी होगी ना। चेक एंड बैलेंस भी एक ख़त्म हो गया। दूसरा ये जो अवाम या ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये तो फिर बराए नाम ही होंगे ना, इनका रूल्स कहाँ पर जाएगा। इस मुश्किल जो सूरत हाल में अब जबकि एक बड़ा टेस्टिंग टाइम था, गवर्नमेंट ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। इस वक्त जो आपने आवाम को बचाना था इस अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन से, जहां आप 450 रुपये पे एक दफ़ा पेट्रोल ले गए थे, जहां सिस्टम एक दफ़ा रुक गया था, अब भी ज़रूरत थी कि आप अभी सब्सिडी जारी रखते। सब्सिडी देना अच्छी बात नहीं है, लोगों को बेकारी बनाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन राइट नो ऐसे हालात हैं कि जो अनप्रेसिडेंटेड हैं, जो आप अनयूजुअल है, गैर मामूली हालात हैं, यहाँ हाथ खड़े करने का मतलब है। और सबसे बढ़कर पेट्रोल जो पंप एसोसिएशन है उन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा भाई हम किस तरह जो रिजर्वायर्स हैं, हम पेट्रोल के डीजल के ज़ख़ीरे को कैसे मेंटेन करेंगे डेली बेसिस पे ओवरनाइट, ये पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट ने अगर ये अपना फैसला वापस ना लिया तो हम हड़ताल करेंगे। ये पेट्रोल मतलब हालात खराब होते हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर तो ईरान और अमेरिका की जंग जिस तरफ जा रही है, अगर ये एस्केलेशन की तरफ मजीद जाती है, तो मुझे लग रहा है जो छोटी इकोनॉमीज़ हैं, जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, इधर हालात हर गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होने जा रहे हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो पहले जहां जो गवर्नमेंट है पेट्रोल पे पर लीटर 80 रुपये लेवी ले रही है, डीजल पे इससे भी ज़्यादा 100 रुपये से ऊपर लेवी ली जा रही है। तो ऐसी और गवर्नमेंट आपको पता है पहले ही अनपॉपुलर है, लोगों की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। लोग पहले जो देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो हम पे जो जबर कर रही है, तो ये चीज़ें मुझे अच्छी डायरेक्शन की तरफ जाती नज़र नहीं आ रही। सर इसके साथ अभी दूसरा जो टॉपिक है हम उसकी तरफ आते हैं। कश्मीर में 27 जुलाई को जो आम इंतखाबात हैं, माहौल काफ़ी गर्म है। पहले तो प्रोटेस्ट और दीगर चीज़ें, अब कश्मीर में भी हालात संभले हैं, तो वहाँ पर भी अब जिस तरीके से कंपेन वगैरह की जा रही है, लोग निकल रहे हैं, तो कैसा आप इसको कैसा देख रहे हैं? मैं तो देखिए कश्मीर में अभी तो एक जो पॉलिटिकल फ़ज़ा है इलेक्शन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, वो सबको पता है। लेकिन गवर्नमेंट जो है परसिस्टेंट है, इलेक्शन होंगे 27 को होंगे। अब उधर के लोग अगर वोट देने नहीं निकलेंगे तो एक साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा था कि हम इनको जुर्माने करेंगे कि लोग वोट देने बाहर निकले। लेकिन मैं चाहूँगा कि अभी जाहिर है अब इलेक्शन तो होने जा रहे हैं, अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है तो गवर्नमेंट के रास्ते को नहीं रोका जा सकता, तो ये होंगे। तो इस पे जो लोग कैंडिडेट्स हैं, खास तौर पर जो हमारे इधर LA36 जम्मू 3 से आप उसको खुद भी कवर कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आप अपना फर्स्ट हैंड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे जो ऑडियंस से शेयर करें कि किस तरह का माहौल बना है अभी तक। सर अभी हम LA36 की बात करने से पहले मैं अभी जो हाल ही में उधर
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक पावर शो किया है जिसमें बिलावल भुट्टो ने ये एक स्पीच की है और उसने ख़ास तौर पे हमारे सियालकोट के जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया है। जैसे कुछ दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने रावला कोट की आवाम के लिए जिस तरह अल्फाज यूज़ किए, ये तो कश्मीरी नहीं है, उन्होंने कहा था ये तो कश्मीरी नहीं है। अब जो बिलावल साहब हैं उन्होंने वहाँ पर मीरपुर में तकरीर करते हुए ये कहा है कि भाई ये जो ख़ास तौर पे सियालकोट की जो आवाम है, जो मुहाजिरीन है, जो सियालकोट की सीट है और इसमें क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब के हल्के के अंदर ये LA-36 आती है, इस वजह से ये ज़्यादा अहमियत का हामिल बन चुका है। ये हल्का सब लोगों की नज़रों का तवज्जो का जो मरकज़ बना हुआ है। और बिलावल साहब ने ये स्पीच में कहा कि सियालकोट के जो हमारे कैंडिडेट हैं पीपल्स पार्टी के, और वो अपने इलाके में ये सीट जीत कर आएँ और आकर फिर कश्मीरी अवाम को ये बताएं कि हम लोग जो हैं वो रावला कोट की अवाम हो, मीरपुर की हो या कोटली की हो, हम सबको कश्मीरी मानते हैं। हम ख्वाजा सब की तरह नहीं ये कहते कि ये कश्मीरी नहीं है और वो नहीं है। अब उनके इस बयान के बाद, वैसे तो पहले भी यहाँ पर कंपेन काफ़ी तगड़ी जा रही थी दोनों कैंडिडेट्स की जानिब से, लेकिन एक तरफ अगर देखें PTI ने इलेक्शन से आउट हो गई है और ये जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इनमें कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। तो आप साहब मैं आपको यहाँ अगर रोकूं तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप खुद भी महाजर हैं, एक कश्मीरी महाजर हैं, तो आपकी जो आपका क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, आप नून लीग समझती है कि ये तो हमारी सीटें हमेशा से हैं, पीपल्स पार्टी तो पंजाब से जीती नहीं कभी, तो आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी टफ टाइम दे सकेगी? सर मैं क्योंकि जिस तरह दूसरे हलकों में बात करूं तो PTI के आउट होने के बाद पहले ये लग रहा था कि नून लीग का एक तरफा मुकाबला होगा, लेकिन ख़ास तौर पे LA-36 जो है वहाँ पर जिस तरह चौधरी एहसन इस्माइल गुज्जर साहब जो हैं वो कंपेन जिस तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लोगों के साथ जाके उनकी एक्टिविटी देखी जा रही है, जिस तरह एक ग्राउंड में इलेक्शन होता है, एक सोशल मीडिया पे भी इलेक्शन होता है। सर सोशल मीडिया पर आप जितना एक्टिव हैं उससे पता चलता है कि भाई आपके साथ लोग हैं या नहीं है। इस वक्त चौधरी एहसन इस्माइल वो अकेला बंदा है, वो है, और दूसरी तरफ होना तो ये चाहिए था कि एक तरफा है, दूसरी को इतनी तैयारी की जरूरत नहीं। नून लीग की जानिब से देखें तो अरमगान सबानी ग्रुप जो है, अरमगान सबानी है, तारक सबानी है, एक MNA है, दूसरा MP है, ये भी उन जो साहबजादा एहसन रजा है जो उन्होंने जिसे टिकट दिया है उसके साथ हर जलसे में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। स्टेट मिशनरी का इस्तेमाल हो रहा है, कौमी वसाइल का साथ सरकारी वसाइल का इस्तेमाल, सरकारी वसाइल का सर। और अभी कल ही मैंने ना ये जो कैंडिडेट हैं चौधरी एहसन इस्माइल गुज्जर साहब, इनका इंटरव्यू मैंने किया है और उसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि भाई हमारी फ्लैक्सेस भी उतारी जा रही हैं, TMA वाले उतार रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि वो ये चीज़ देख रहे हैं कि जो हमारे मुखालिफिन हैं उनके जो भैंसों का वाड़ा है उसको भी वो सील कर रहे हैं। अगर कोई डॉक्टर है उसने कोई अपनी डिस्पेंसरी वगैरह ओपन की है उसको भी सील कर रहे हैं, यानी अपने मुखालिफिन को इस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। के जो रवायती हथकंडे हैं वो सारे इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये दावा कल किया था चौधरी एहसन इस्माइल ने अपने वीडियो बयान में जो उनका इंटरव्यू किया, मतलब इस तरीके से। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये हल्का बहुत तगड़ा है और सबकी निगाहों का मरकज़, अगर मुहाजिरीन की जितनी भी सीटें हैं ना उनमें सबसे ज़्यादा जो है ना ये, अब क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक वज़ीर ने यह भी कहा था ये 12 सीटें तो हमारी जेब में हैं। एग्जैक्टली उन्होंने कहा था ये हमारी जेब में है, और इसके बाद अब लोग भी हल्के के जो मुहाजिरीन है वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं, इन चीज़ों को सोच रहे हैं। पता तो हमें 27 आपके जो यानी कि मैंने जो मुझे समझ आई है, आप कह रहे हैं कि जो PTI का जो वोटर है वो नून लीग की बजाय पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगा। हो सकता है कुछ हद तक करे सपोर्ट, क्योंकि नून लीग को तो सपोर्ट नहीं करेंगे जिस तरीके से जो हमें ग्राउंड नजर आ रही है ना उसमें ये लग रहा है कि वो उस तरीके से उनको नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे। सर इसके साथ एक और बात भी है, TLP जो कल अदम है, लेकिन उसका वोट बैंक पिछले 2021 के इलेक्शन में देखें तो इसी हल्के में TLP का वोट बैंक बहुत ज़्यादा था। अगर हालांकि उनके कैंडिडेट का भी बाद में जब रिजल्ट आया पता चला कि ये कैंडिडेट था उनके, और अब पीपल्स पार्टी के जो चौधरी एहसन इस्माइल गुज्जर हैं उनको TLP की भी सपोर्ट है, उनको इस वक्त PTI की भी सपोर्ट है और उनका अपना भी वोट बैंक है। और उसकी वजह ये है कि वो इस वक्त क्योंकि वो एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ऊपर आए हैं। तो आप क्या समझते हैं इस दफ़ा फॉर्म 47 जारी होगा कि नहीं? सर देखो कोई भी हुकूमत है वो तो चाहेगी कि अपना बंदा उनका ही जीते, उसके लिए इस तरह। लेकिन मैं फिर कोट करने लगा कल का इंटरव्यू, कल मैंने यही क्वेश्चन किया था चौधरी एहसन को, उन्होंने कहा अभी देखें जी मैं वोट हासिल करने के लिए देखें मैं पसीना आया है, मैं पसीना अपना बहा रहा हूँ,
इन लोगों ने मुझे वोट दिया, अगर उन्होंने फॉर्म 47 की कोशिश की ना, अभी पसीना बहाया, फिर मेरा खून बहेगा। कहते मैं इनका दिफा करूंगा और मैंने अपना प्लान तैयार किया हुआ है, जिस तरीके से कैसे मैंने ये जो लोगों का दिफा करना है। मतलब इस तरह वैसे ओवरऑल ये लग रहा है कि 27 तारीख को एक बड़ा कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। तो इसके साथ साथ हमारा जो तीसरा टॉपिक था हम उसकी तरफ आते हैं, उसी के साथ हम अपनी गुफ्तगू ख़त्म करेंगे कि इंटरनेशनल इवेंट है, खेल, आपकी बड़ी दिलचस्पी भी है खेल के साथ, और अब इंटरनेशनल जो एक इवेंट है, कल मुकाबला होने जा रहा है स्पेन और अर्जेंटीना का, कैसा उसको देख रहे हैं आप? देखिए जी, खेलों के हवाले से आज मीडिया में जो है मैं पढ़ रहा था सुबह से, एक तो बड़ी अफसोसनाक खबर थी कि जो गारफील्ड सोबर, जिनको उर्फ़ो आम में जो गैरी सोबर्स भी हम बोलते थे, एक लेजेंडरी क्रिकेटर जिनके जो 1958 जब वो वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान विज़िट करती है, उनके 365 जो रन्स थे, जो कि 36 साल तक रिकॉर्ड रहा था, और वो पहले वो क्रिकेटर थे जिन्होंने फर्स्ट क्लास में 6 बॉलों पे 6 छक्के भी लगाए। तो हम उस रिकॉर्ड को, जब ब्रायन लारा ने 1994 में तोड़ा, तो उस मैच को मैं जो है देख रहा था, क्योंकि मैं जो मेरे वालिद साहब से वो क्रिकेट से बड़ा उनका लगाव था। जो मेरा नाम है वसीम हसन राजा, तो वो जब मैं 1979 में पैदा हुआ तो वसीम हसन राजा जो भाई थे रमीज़ हसन राजा के, तो वो बड़े अग्रेसिव क्रिकेटर थे शाहिद अफरीदी की तरह, तो मेरा नाम भी उनके नाम पे रखा गया। तो एक तो ये अफसोसनाक खबर थी गैरी सोबर के हवाले से, जो है 89 साल की उम्र में जो उनका इंतकाल हो गया है। तो दूसरी तरफ मेगा इवेंट की बात करते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2026, जिसका जो फाइनल मैच स्पेन और अर्जेंटीना के दरमियान होने जा रहा है अमेरिका में कल इतवार के रोज़। हम ऑडियंस को बताते जाएं कि कल जो है रात 12 बजे जो मैच होगा वो न्यू जर्सी में। तो मैं तो उसमें जी सपोर्ट कर रहा हूँ अगेन अर्जेंटीना को, और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग विद इन 1 मिनट अगर इफ़ यू अलाउ मी, कि बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि अर्जेंटीना भी हमारी तरह एक कॉलोनी हुआ करता था। वो स्पेन की कॉलोनी थी, 280 साल तक स्पेन ने वहाँ हुकूमत की। 1816 में उनको आज़ादी मिली। तो इससे पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ जो फाकलैंड आइलैंड्स की वजह से वो इसको एक जंग समझ रहे थे, अब दोबारा एक जंग का समा होगा, क्योंकि जिस तरह हम इंडिया से फाइनल के साथ साथ जंग भी होगी। एग्जैक्टली इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहा हूँ, स्पेन को इसमें इसलिए नहीं कर रहा कि मैं जियो स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं उसी लेंस से उसी हवाले से देखता हूँ। तो देखें इंशाल्लाह प्रेसिडेंट ट्रंप भी स्टेडियम जा रहे हैं कल अमेरिका के सदर वो भी उधर होंगे, तो इंशाल्लाह आप भी ज़रूर जो है ना मैच देखिएगा, उसके बाद हम इस पर अपना जो है जो ओपिनियन शेयर करेंगे। ठीक होगा जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो नाज़रीन, ये थे आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। आप कमेंट्स में अपने फीडबैक का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान असदुर रहमान को सर वसीम राजा के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।